Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 26 सितंबर यानी सितंबर मंथ भी एंड होने को है और अब सिर्फ और सिर्फ आपके 2 महीने 7 दिन करीब करीब कुछ बच रहे होंगे, which means we have less and less time to give our best for the CLAT examination. And उन सब के अंदर में एक जो एरिया आपको बहुत फोकस करना है वो है आपका जीके सेक्शन. जीके में वी नो दिस कि आपके जो पैसेजेस आते हैं वो करंट अफेयर्स पे आते हैं और अगर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है तो उसके लिए न्यूज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो माय सजेशन भी वुड बी कि नेक्स्ट 2 महीने तक एटलीस्ट अक्टूबर और फर्स्ट लेट्स से नवंबर 5 नवंबर 6 तक आप प्रॉपर्ली न्यूज एनालिसिस फॉलो करिए, करंट अफेयर्स को अच्छे से करिए, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं तो वो भी करिए और नवंबर 5 या 6 के बाद में न्यूज एनालिसिस थोड़ा थोड़ा देख लेना सो दैट आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जो करंट से अपडेटेड हो, करंट में कुछ भी अपडेट हो तो वो आपका मिस ना हो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ बोथ द न्यूज़पेपर और पहले हम हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं. तो पहली न्यूज जो है ये कल से ही आपका एक कंटिन्यूएशन है कि लद्दाख के अंदर में आपका सिचुएशन जो है वो टेंस है. अब लद्दाख के अंदर में कर्फ्यू लगा दिया गया है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, जिस प्रोटेस्ट के बाद कई 3-4 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई थी. ओके, तो यहां पे आपका लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो, कि लद्दाख की कैपिटल क्या है. तो आई होप यू नो ले इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख और वहीं पर ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हुआ है. एंड इस बार जो ये प्रोटेस्ट है ये किस वजह से है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोटेस्ट का जो कॉज है ये कोई नया कॉज है. लद्दाखीज जो है एटलीस्ट since 2019 एटलीस्ट इन 2019 वो बहुत टाइम से ये पर्टिकुलर डिमांड कर रहे हैं. ओके, और ये सिर्फ 2019 से ही डिमांड नहीं है, दिस इज एन ओल्ड डिमांड, ये बहुत पुरानी हिस्टोरिकल डिमांड है उनकी. और डिमांड ये है कि वो लद्दाख को या तो चाहते हैं कि सेपरेट स्टेट बना दिया जाए या फिर लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐड कर दिया जाए. ओके, तो दोनों चीजों को हम समझते हैं. आपका जो लद्दाख है, लद्दाख जो है ये 2019 में यूनियन टेरिटरी बन गया था. आई होप यू आर ऑल अवेयर ऑफ आर्टिकल 370. लास्ट ईयर आपके एग्जाम में भी आया था. आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन का था ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को और आपकी पार्लियामेंट ने, आपकी गवर्नमेंट ने इसको 2019 में एब्रोगेट कर दिया था, एंड कर दिया था. और उसके बाद 2 यूटीज बनाई गई थी, एक तो हो गया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो गया यूटी ऑफ लद्दाख. तो एक लद्दाख की यूटी, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2 यूनियन टेरिटरीज हमने यहां पे क्रिएट कर दी थी. ओके, तो लद्दाख के जो लोग थे दे वर हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर डिवीजन बिकॉज दे वांटेड कि लद्दाख जो है इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसका जो डेमोग्राफी है वो डिफरेंट है जम्मू एंड कश्मीर से. एंड बिकॉज करेंटली जम्मू एंड कश्मीर के साथ या 2019 तक ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था तो इसके डेवलपमेंट के ऊपर पे पॉलिटिशियंस उतना ध्यान नहीं देते थे बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स थी वो आपके जम्मू और कश्मीर रीजन से आती थी. तो जैसे किसी भी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में होता है जहां से आपको वोट ज्यादा मिलते हैं आप वहां पे फोकस ज्यादा करते हो. तो लद्दाखीज वांटेड कि हमारा एक अलग पर्टिकुलर यूटी या स्टेट बना दिया जाए. ओके, बट जब इसको यूटी ऑफ लद्दाख बनाया गया उनको जो एक्सपेक्टेशंस थी जिस तरीके की हमारे ये चेंजेस करे जाएंगी वो पर्टिकुलर चेंजेस वो नहीं कर पाए. तो फाइनली नाउ व्हाट दे वांट इज कि अब लद्दाख को या तो स्टेट ही डिक्लेयर कर दिया जाए सो दैट उनको थोड़ी और ऑटोनॉमी मिल सके. अपार्ट फ्रॉम गेटिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख दे वांट कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर में ऐड करा जाए. अब ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं और उसके एंड में जाते हैं तो आर्टिकल्स के बाद आपके कुछ शेड्यूल्स ऐड हैं. तो कुछ लिस्ट हुई हैं जिसमें 2 आपके ऐसे शेड्यूल हैं, एक है 5th और एक है 6th शेड्यूल. दोनों के दोनों इंडिया के ट्राइबल एरिया से डील करता है. शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दोनों इंडिया के ट्राइबल एरिया से डील करते हैं. दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि 5th में उतनी ऑटोनॉमी नहीं मिलती ट्राइबल एरियाज को जितनी 6th में मिलती है. हाउएवर आपका जो शेड्यूल 6 है वो नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ 4 स्टेट्स के ऊपर पे अप्लाई होता है और उनको आप एक पर्टिकुलर एक्रोनिम से याद कर सकते हो. एक्रोनिम मैं आपको बता रहा हूं, A2MT. ओके, ATM स्क्वायर कर लीजिए या तो ATM स्क्वायर, सॉरी A2MT नहीं ATM स्क्वायर.
तो आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि शेड्यूल 6 के अंदर में जो ये ATM स्क्वायर, AT और 2M है, मतलब एक स्टेट A से स्टार्ट है, एक T से है, 2M से स्टार्ट है, तो ये जो आपका ATM स्क्वायर करके जो पर्टिकुलर स्टेट्स है शेड्यूल 6 में, वो कौन सी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इनकी डिमांड है एंड ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट इसलिए इंटेंसिफाई हो गया था बिकॉज लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएट कर रहे थे टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू इट। और यहां पे बहुत टाइम से उनको एश्योरेंसेस मिल रही थी, बट उन एश्योरेंसेस पे कोई वर्कआउट नहीं हो रहा था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये वायलेंट हो गया। अगेन जस्ट लाइक नेपाल के अंदर में जेनजी इन्वॉल्व था, यहां पर भी जेनजी इन्वॉल्व था और उस वजह से वो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और उस वजह से 4 प्रोटेस्टर लॉस्ट देयर लाइफ। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट है, इट इज बीइंग लेड बाय सोनम वांगचुक। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिज नेम। ही इज अ वेरी फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट एज वेल एज एन इन्वेंटर। इफ यू रिमेंबर 3 इडियट्स, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर है, इट इज बेस्ड ऑन सोनम वांगचुक ओनली। ओके, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, फनसुक समथिंग कुछ था, अगर आपको याद हो कमेंट बॉक्स में बताइए। आमिर खान के कैरेक्टर का नाम क्या था? वो कैरेक्टर सोनम वांगचुक के ऊपर पे ही बेस्ड है आपका, एंड ही इज वेरी फेमस फॉर स्टार्टिंग अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस नोन एज आइस टू पास। ओके, तो आइस टू पास किससे रिलेट करते हैं? सोनम वांगचुक से रिलेट करते हैं आपके। तो बैकग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं। बैकग्राउंड क्या है? 2019 में एब्रोगेशन होता है, देन लोकल ग्रुप्स वांट फॉर मोर ऑटोनॉमी। उसके बाद 22-23 में प्रोटेस्ट होते हैं, एश्योरेंसेस मिलते हैं, बट उन एश्योरेंस पे वर्क नहीं होता। तो 24-25 करंटली आपका करंट एस्केलेशन हो जाता है। डिमांड ऑफ लद्दाख है, अगेन वही डिमांड्स आपको फिर से बताई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मिलता है शेड्यूल 6 में, या फिर दे वांट स्टेटहुड, ओनरशिप ऑफ लैंड को प्रोटेक्शन दे वांट बिकॉज शेड्यूल ट्राइबल रीजंस है, वहां पे ट्राइब्स हैं, बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो इसलिए दे वांट कि जो आउटसाइडर्स हैं वो वहां आके, उन गलीबल लोग मान रहे हैं उनको हम, और वो उनकी आके जमीन को यहाँ पे ना हड़प लें, तो इसलिए दे वांट एंड दे वांट देयर प्रोटेक्शन फॉर देयर कल्चरल आइडेंटिटी ऑल्सो। जो लद्दाखी आइडेंटिटी है, दे वांट कि वो आपकी डाइल्यूट हो जाए बिकॉज ऑफ आउटसाइडर इन्फ्लुएंस इनटू लद्दाख, और दे वांट ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। तो अगर आपके लिए मैप अगर आपको दिख रहा है, तो ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज द लद्दाख, और इससे आपको ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि जो आपका पीओके है, दिस इज द पीओके रीजन, ये अब जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ लद्दाख। और लद्दाख में सिर्फ 2 पर्टिकुलर आपके रीजन्स हैं, एक तो लेह है और एक कारगिल है। ओके, तो कारगिल वाले जो है दे वांट कि दे शुड बी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो अलग डिमांड है। बट अदरवाइज द करंट सिनेरियो इज कि ये जो पर्टिकुलर ब्लू में रीजन है, तो अब जम्मू एंड कश्मीर की जो बॉर्डर है ना, वो चाइना से टच होती है ना पाकिस्तान से टच होती है, इट ओनली टचेस योर लद्दाख एंड पंजाब एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो जाएगा रिगार्डिंग योर डिमांड ऑफ लद्दाख। ओके, अब बिकॉज हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक की बात हो रही है, तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक और एक्शन लिया है अगेंस्ट सोनम वांगचुक, और वो पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है उनकी एक एनजीओ के अगेंस्ट में जिसको फॉरेन फंडिंग मिलती थी। तो हमारे इंडिया के अंदर में एक लॉ है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये जीके के लिए एज वेल एज लीगल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ भी लेना कि इसके प्रोविजंस क्या क्या होते हैं। तो इंडिया के अंदर में जो ये लॉ है, ये रिक्वायर करता है कि कोई भी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल स्पेसिफिकली, कोई सोसाइटी हो सकती है वो, या कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन हो सकती है, उन सबको एफसीआरए के अंदर में रजिस्टर होना रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, मस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, और उसके जो नॉर्म्स है उनको वो वायलेट नहीं कर सकती, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इनकी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ है सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जो सोनम वांगचुक ने फाउंड करी थी, इसका जो एफसीआरए लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट। ऑल्दो ग्राउंड्स क्या दिए गए? ग्राउंड्स ये दिए गए हैं कि फंड्स को मिसक्लासिफाई करा है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट, अभी हम उन प्रोविजंस में देखेंगे कि जो मैं फंड्स का पर्पस बता रहा हूं, उसी पर्पस के लिए मैं फंड्स को यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं एजुकेशन के लिए फंड्स को यूज करूंगा, तो मैं उसको कल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। अगर मैं कहूंगा कि मुझे कल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं उसको स्पोर्ट्स के अंदर में या किसी और एक्टिविटी के अंदर में यूज नहीं कर सकता, पॉलिटिकल एक्टिविटी में यूज नहीं कर सकता हूं। तो मिसक्लासिफिकेशन ऑफ फंड हो गया। डिपॉजिट और सेल प्रोसीड्स इन द
FCRA अकाउंट्स। तो यहाँ पे जो सेल प्रोसीड्स हैं वो भी इन्होंने प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करी हैं। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर स्टडीज लिंक टू नेशनल सॉवरेनिटी, कि यहाँ पे जो फंडिंग आ रही है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं नेशनल सॉवरेनिटी से है। तो ये जो स्टडीज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशन वाला इंस्टीट्यूशन है, ये जो पर्टिकुलर स्टडीज कर रहा है, इन स्टडीज से नेशनल सॉवरेनिटी जो है वो इंपैक्ट हो सकती है। और यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कुछ ग्रे एरियाज रखे, जैसे एक टर्म उन्होंने यूज करा है नेशनल सॉवरेनिटी। अब नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। तो इस बेसिस पे अगर गवर्नमेंट किसी को टारगेट करना चाहे, जैसे पॉसिबली आफ्टर दिस फेल्ड प्रोटेस्ट, या ये जो पर्टिकुलर फेलियर हुआ है, यहाँ पे ये वायलेंस हुआ है, इस बेसिस पे सोनम वांगचुक की पर्टिकुलर एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है। बिकॉज ये पर्टिकुलर अगर इश्यू होता है एक्चुअल में, तो ये इश्यू तो पहले से एग्जिस्ट करता था। जस्ट अ डे आफ्टर प्रोटेस्ट, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने उस पर्टिकुलर एनजीओ के मिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स को, डिपॉजिट को चेक किया एंड यू फाउंड सम फॉल्ट इनटू इट। ओके, बट एनीवे दिस इज द केस। नाउ अगर हम FCRA के बारे में पढ़ें तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बेसिस पे आपका लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो यहां पे अगर कोई भी फॉरेन फंडिंग चाहता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन और कंपनी हो, तो उसको इन सबके फॉरेन FCRA के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करना पड़ता है। ओरिजिनल जो FCRA आया था वो इमरजेंसी के टाइम में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में आया था 1976 में, बट वो इनफ नहीं था। तो 2010 में इसको होलिस्टिकली रिप्लेस करा गया है। अब जो करंट लॉ है वो है FCRA 2010। ओके, नाउ आई हैव लेफ्ट अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि इसके लिए गवर्निंग मिनिस्ट्री कौन सी है। वेरी इजी, जो सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरनली, वही इसकी मिनिस्ट्री हो जाएगी। ओके, किस किस पे एप्लीकेबल होता है, तो इट कवर्स एनजीओस, ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज और कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती हैं? सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं नॉन प्रॉफिट कंपनीज। बेसिकली अगर मैं प्रॉफिट, मेरा अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, एजुकेशन है, सर्विस है, कुछ और है, तो उसको हम नॉन प्रॉफिट कंपनी में सेक्शन 8 में रजिस्टर करते हैं। एंड इंडिविजुअल्स रिसीविंग फॉरेन डोनेशन, तो ये सबको रजिस्टर होना था जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रहा है। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओरिजिनल 76 में आया था और अब 2010 में, बिकॉज 76 का लॉ इनफ नहीं माना जा रहा था। ओके, की प्रोविजंस क्या है? तो सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन जो है हर किसी ऐसी एनजीओ, एसोसिएशन, ट्रस्ट, सोसाइटी को करना, इंडिविजुअल को करना कंपलसरी है जो यहां पे आपका फॉरेन फंडिंग चाहता है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर बॉडीज को यहां पे रिसीव करना प्रोहिबिटेड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, यहां पे इसको नोट करना जरा। फॉरेन फंड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, अगर आप मिनिस्टर हो, एमएलए, एमपी हो, या फिर कोई आईएएस, आईपीएस, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हो। अगर आप जज हो किसी भी कैपेसिटी के अंदर में, गवर्नमेंट के अंदर में, तो आप नहीं ले सकते हो। जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो भी प्रेस से रिलेट करते हैं पर्सन, उनकी कंपनीज एज वेल एज वो जर्नलिस्ट पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल, वो भी नहीं ले सकता है। और कोई भी कैंडिडेट जो कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वो कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। ओके, तो यहां पे तो ये पर्टिकुलर इश्यू आ जाता है। बट यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, इंडिया में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर में होता कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में लॉ अप्लाई होना चाहे, तो उनका पावर में आने का क्या फायदा है? और जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट होती हो, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कितना ही ज्यादा इनके बीच में फाइट चल रहा हो, दोनों साथ में आके लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर देते। मतलब कि लॉ प्रोस्पेक्टिवली नहीं, आगे से नहीं, पीछे भी हमने कुछ गलत काम किया है तो वो भी हम जस्टिफाई कर देंगे। कुछ ऐसा ही यहां पे 2016 में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा। अब यहां पे इशू क्या था कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो इतनी बड़ी हो चुकी है कि शायद उनकी जो होल्डिंग्स है, शायद क्या उनकी होल्डिंग्स एक्चुअल में फॉरेन में ज्यादा है। जैसे कि कंपनी आपने सुना हो, वेदांता करके कंपनी है, ठीक है। वेदांता जो कंपनी है अनिल अग्रवाल की कंपनी है, और ये स्टार्ट तो इंडिया से ही हुई थी, बट लेटर ऑन इट शिफ्टेड टू लंदन। तो ये लंदन बेस्ड कंपनी है। अब ये जो पर्टिकुलर वेदांता कंपनी है, एंड एज अ नेम सजेस्ट, वेदांता, अनिल अग्रवाल, ये सब इंडियंस ही हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, बट लंदन बेस्ड कंपनी हो गई। तो कांग्रेस ने अपने रूलिंग के टाइम पे, अपने रूल के टाइम पे, और बीजेपी ने अपने रूल के टाइम पे वेदांता से जो एक फॉरेन कंपनी है उससे फंड्स लिए।
और अगर आप फंड्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपने एफसीआरए को वायलेट कर दिया, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाउड टू टेक इट। तो यहां पे उन्होंने एक लूप होल बनाया 2016 में, और उन्होंने फॉरेन कंपनी का, फॉरेन सोर्स का डेफिनेशन चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, कोई भी फॉरेन बेस्ड कंपनी है, कोई भी फॉरेन बेस्ड कंपनी है, बट उसके अंदर में इंडियन होल्डिंग मोर देन 50% है, अगर उसमें इंडियन होल्डिंग मोर देन 50% है, तो वो फॉरेन सोर्स नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई वेदांता टाइप्स की कंपनी जिसके अंदर में इंडियन होल्डिंग्स भी हैं, ये इंडिया के भी लोगों की इसमें वो पर्टिकुलर ओनरशिप है, तो अगर वो पर्टिकुलर ओनरशिप 50% को क्रॉस कर जाती है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में वो फॉरेन कंपनी नहीं होगी। अब चाहे वेदांता लंदन बेस्ड हो, बट अगर वहां पे जो ओनरशिप है वो ओनरशिप में इंडियंस की जो हिस्सेदारी है वो 50% प्लस है, तो वो फॉरेन सोर्स नहीं होगा। और इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिवली पार्टीज ने क्या करा कि बोला कि हम जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करेंगे ये टोटली लीगल थे। और ये क्यों करा गया? बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में हाई कोर्ट ने इन दोनों को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया 2016 के अंदर में। तो उसी पर्टिकुलर सेशन में, जबकि जो उससे पहले के 2 सेशन थे उस साल के, वो दोनों के दोनों पूरे के पूरे वॉश आउट हो गए थे, कोई उसमें डिस्कशन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ रफाल डील। बट जैसे ही ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, 3rd सेशन में एक बिल जरूर पास हुआ, विच वॉज दिस पर्टिकुलर बिल। ये बिल पास हुआ, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, बिकॉज दोनों साइड के जो स्पेक्ट्रम थे, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम थे, दे वर इन्वॉल्वड इन दिस। तो यहां पे इस तरीके से उन्होंने मिसयूज, मैं तो मिसयूज ही कहूंगा इस चीज को, कि अपनी पोजीशन का मिसयूज करा। और अभी उन्होंने रिसेंटली एक और अमेंडमेंट करा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पुराना किसी का अकाउंट मिलता है तो हम उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं कि यस इन्होंने कभी शायद 2005 में कराओ, ऐसे कराओ। तो यहां पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसने क्या लॉ पास करा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनकी स्क्रूटनी सिंस 1976 नहीं होगी, कि आप पुराने अकाउंट्स खोल के भी इसमें क्रॉस चेक नहीं करोगे, आगे से अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट कर लिया है। बट एट द सेम टाइम अगर सोनम वांगचुक ऐसा करते हैं तो पूरी स्टेट है वो पूरी फुल माइट के साथ उनके पीछे पड़ जाएगी। ओके, तो ये एक्चुअल सिचुएशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक बैंक अकाउंट भी डेजिग्नेट कर दिया है। एसबीआई की जो ब्रांच, एसबीआई जो बैंक है न्यू दिल्ली के अंदर में, दैट इज द ओनली प्लेस जहां आपका एफसीआरए अकाउंट हो सकता है। आप इंडिया के किसी और बैंक में, एसबीआई के किसी और ब्रांच में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मंगा सकते हो। सिर्फ एसबीआई न्यू दिल्ली के ब्रांच में ही आप लीगली अपना फॉरेन फंड मंगा सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बता दिया यूटिलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन क्या है। यूटिलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन जिस काम के लिए बुलाया गया, स्टेटेड पर्पस के लिए, जो आपकी एनजीओ जो काम करती है, एसोसिएशन काम करती है, सिर्फ उसी के लिए आप यूज करोगे। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी है, आपको एनुअल ऑडिट्स करानी है, एनुअल रिपोर्टिंग करनी है यहाँ पे आपके जो भी फंडिंग आ रही है। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी प्रोविजन बीच करते हो, आप नेशनल सॉवरेनिटी को यहाँ पे वायलेट करते हो, अगर हो सकता है तो उस केस में एमएचए आपके लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकता है फॉर द वायलेशन। तो ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है। मेजर अमेंडमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने 50% वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ओके, और 2020 अमेंडमेंट में आधार मैंडेट कर दिया है हमने। सब ग्रांटिंग फंड, आप एक एनजीओ हो, एक और दूसरी फंड एनजीओ है, आपने फंड मंगाया बाहर से और अब आप इंडिया में एनजीओ, आप दूसरे एनजीओ को सब फंड नहीं कर सकते हो। और यहां पे हमने एक और है, ये थोड़ा सा आउट में चला गया फॉर्मेटिंग में, बट रिक्वायरमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से एजुकेशन के लिए आपने एनजीओ खोली है और आप जो पर्टिकुलर एनजीओ, आपके पास में 100 करोड़ रुपीस आते हैं, तो अब आप एजुकेशन का काम भी करते हो, बट आपका पूरा एक स्टाफ होगा, आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगा, आपकी सैलरीज भी होंगी। तो जो मेन पर्पस है उसके अलावा जो भी काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है, उसके लिए आप जो टोटल फंडिंग है या टोटल फॉरेन फंडिंग है, उसका सिर्फ 20% आप यूज कर सकते हो। मतलब आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो 20% ही हो सकती हैं। यू कैन नॉट यूज कि 100 करोड़ में से 50 करोड़ आप इसी पर्पस के लिए यूज कर लो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे अमेंडमेंट है। व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एफसीआरए? पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज सीन एज दैट एनजीओज आर बीइंग ओवर रेगुलेटेड। इस तरीके से एनजीओज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की, सबड्यू करने की कोशिश करी जा रही है। बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे इंपैक्ट पड़ा भी है, बिकॉज बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओज लाइक एमनेस्टी इंडिया, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल की ही ये इंडियन
इंडियन सब्सिडरी थी ग्रीन पीस करके, ऑक्सफैम इंडिया है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो मदर टेरेसा से रिलेट करती है, ये सबको यहाँ पे इनके लाइसेंसेस को सस्पेंड कर दिया गया था, इन पे रेगुलेशंस पुट अप कर दिए गए थे, जिस वजह से एमनेस्टी इंडिया ने, ग्रीन पीस ने तो अपने ऑफिसेस ही क्लोज कर दिए यहाँ पे, और अब दे आर नॉट मोर इंटरेस्टेड इन एफसीआरए बिकॉज गवर्नमेंट सेज कि ये थ्रू फॉरेन फंडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बिग्विटी, पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल सॉवरेनिटी बहुत ही एम्बिगुअस टर्म्स होते हैं, तो इनको कहीं पे डिफाइन नहीं किया और गवर्नमेंट किसी को भी कर सकती है। इनसे क्या होता है, चिलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब है कि कोई भी अगर एनजीओ स्टार्ट करता है तो वो 10 बार सोचता है कि मुझे फॉरेन फंडिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मेरे केस में बढ़ जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग एफसीआरए। डू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जीके एज वेल एज फॉर रीजनिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, पीएम लॉन्चेस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, हिट्स आउट एट प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट। ये न्यूज हमारे काम की नहीं है, बट इस न्यूज के कंटेक्स्ट में मैंने सोचा कि हम न्यूक्लियर पावर एक बार देख लेते हैं। तो इंडिया जो है 2047 तक उसने एक गोल बनाया, तो आप मुझे बताइए इंडिया का न्यूक्लियर विजन 2047 जो है उसमें इंडिया का गोल क्या है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है मैंने आपके लिए रेडी रख रखे हैं। तो टोटल इंडिया के अंदर में ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने हैं, तो करंटली 23 है। माय सजेशन वुड बी, अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स का नंबर मत याद करना, बिकॉज पॉसिबली कल्पकम वाला जो आपका सबसे न्यूएस्ट है वो पर्टिकुलर रिएक्टर इसके अंदर में ऐड नहीं हुआ है। ओके, तो और अक्रॉस 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो करंटली ऑपरेशनल है वो 7 है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर ज्यादा कैसे है, जैसे आपका अगर राजस्थान में रावत भाटा करके है, तो रावत भाटा एटॉमिक प्लांट में अगर मैंने 4 रिएक्टर्स कर दिए तो वो उसमें काउंट हो रहा है, बट वो प्लेस जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सिंगल ही है, तो एक ही जगह पे 3 या 4 रिएक्टर्स हो सकते हैं, और इस वजह से ये टोटल 23 हो जाते हैं। करंट हमारी जो कैपेसिटी है इट इज अराउंड 7480 मेगावाट। ओके, इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी इज मेनली मैनेज्ड बाय एनपीसीआईएल। इंडिया में अभी करंटली सिर्फ एक ही कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है एनपीसीआईएल, जो यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट करती है, बट इन फ्यूचर अब आपके लॉस को अमेंड किया जा रहा है और प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ किया जाएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में ही आती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज द रेगुलेटिंग बॉडी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रेगुलेट करती है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा था? बार्क जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां पे बनाया गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर रिएक्टर कौन सा था? और आप एक और चीज बताएं, 1969 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया था, कहां पे किया था? विद अमेरिकन असिस्टेंस। तो ये भी आपको पता होगा, ये भी आप आंसर कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इंडिया का पहला इंडिजियस न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो पहला हमारा रिएक्टर है जो स्टेज 2 से रिलेट करता है, और अब इंडिया का ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 हो चुका है, इसको भी अभी हम समझेंगे, है ना। तो ये कल्पकम तमिलनाडु में हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने ऑपरेशनल कर दिया है। फाइनली लेट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है दे आर वेरी डेंजरस, और आपका एक पर्टिकुलर ट्रीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 जो इंडिया ने साइन नहीं करी, स्टेटिंग कि ये न्यूक्लियर हैव्स नॉट्स में डिफरेंशिएट करता है। तो उस चीज को बेसिकली फोर्सफुल करने के लिए, इंप्लीमेंटेबल करने के लिए जो आपकी न्यूक्लियर वाले ग्रुप्स हैं या जो पर्टिकुलर एनपीटी के सिग्नेटरीज हैं, दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट ग्रुप विच इज नोन एज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब एनर्जी ग्रुप उन कंट्रीज का ग्रुप है जिनके पास में न्यूक्लियर फ्यूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे न्यूक्लियर प्लांट रन करना है, मुझे न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, मुझे यूरेनियम चाहिए, इंडिया के पास में यूरेनियम इतना नहीं है, तो इट हैज टू इंपोर्ट इट फ्रॉम समवेयर। तो जो सारी कंट्रीज है वो एनर्जी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का पार्ट है, और इंडिया नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, एनर्जी से आपका न्यूक्लियर फ्यूल बाय नहीं कर सकता है। However, because of our diplomatic heft, because हम डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे हैं, because we had opened up our economy and America was looking at us as a very big market. In 2008, India became the only country which got a waiver for energy. यानी even though India is not a signatory of NPT, India is the only country which can import nuclear fuel from nuclear suppliers group also. तो ये भी हमें बहुत हेल्प करता है हमारी पर्टिकुलर न्यूक्लियर सप्लाई को या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने के लिए। रिसेंटली जो IAEA है, अब आप बताइए IAEA का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है?
इसने यहां पे इंडिया की मेंबरशिप को एनएचई में सपोर्ट करा है। सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू करंट न्यूज। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के 3 पर्टिकुलर स्टेजेस में न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो कंट्रीज प्लान करती है। इंडिया ने भी अपना 3 स्टेज में प्लान करा है। हमने जब न्यूक्लियर आपका प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सो इसका स्टेज 1 चल रहा था और मैं कहूंगा कि 2025 तक भी हम स्टेज 1 में थे, बट 2025 में अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टू स्टेज 2। ओके, और फ्यूचर में हमारा जो फाइनल स्टेज है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं वो है स्टेज 3। तीनों स्टेजेस को समझते हैं, उसमें रिएक्टर कौन सा है, फ्यूल कौन सा है वो समझते हैं। ठीक है, तो स्टेज 1 में जो रिएक्टर्स हम यूज करते थे वो थे आपके PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। तो ये रिएक्टर्स जिसमें हैवी वाटर जो आपका एक पर्टिकुलर स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता था, मॉडरेटर की तरह वर्क करता था, उसको प्रेशराइज्ड सॉल्यूशन में रखते थे। और जितने भी इंडिया के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं एक्सेप्ट फॉर द न्यूएस्ट वन जो कल्पाकम में बना है, वो सारे के सारे PHWR टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। और यहां पे हम फ्यूल यूज करते हैं, यूजुअली नेचुरल यूरेनियम फ्यूल यूज किया जाता है। इसके बाद जो स्टेज 2 है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर मतलब कि वो कुछ ब्रीड कर रहा है, कुछ वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो द गुड थिंग और द स्पेशलिटी ऑफ दीज पर्टिकुलर रिएक्टर इज कि यहां पे ये आपका मिक्स फ्यूल यूज करते हैं, प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम यूज करा जाता है, प्लस ये और भी ज्यादा यूरेनियम भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आपका यहाँ पे ब्रीडिंग रिएक्शन भी हो रही है जिससे फ्यूल आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस ये और फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। तो एट द सेम टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो और नेक्स्ट स्टेज के लिए या इस वाले रिएक्टर्स के लिए आप फ्यूल भी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये पर्टिकुलर स्टेज का अब हमने प्रोटोटाइप आपका कल्पाकम में बना लिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचना चाहेंगे विच इज योर अगेन यूजिंग योर एडवांस्ड PHWRs। तो यहां पे एडवांस रिएक्टर्स लिखा हुआ है बट इट इज इसको बोला जाएगा एडवांस्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ओके, तो एडवांस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यहां पे यूज करेंगे जिसमें हम फ्यूल यूज करेंगे थोरियम 232। ठीक है, थोरियम करके आपका जो एक रेडियो एक्टिव फ्यूल होता है उसको यूज किया जाएगा। और अगर हम स्टेज 3 में पहुंच गए, इंडिया वुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज इंडिया हैज रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन केरला की मोनेजाइट सैंड के अंदर में वी हैव फाउंड एविडेंस ऑफ थोरियम एंड वी हैव वेरी गुड रिसोर्स ऑफ थोरियम। तो अगर हम स्टेज 3 अचीव कर जाते हैं तो इंडिया वुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन योर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ द 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। कहां पे क्या नाम है, किस स्टेट में है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये 7 है, प्लीज ट्राई टू राइट डाउन दिस और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हिंदू से एक और है, व्हाई इंडियाज अर्बन डेफिनेशन इज फेलिंग इट्स ग्रोइंग टाउन्स। तो अभी आई एम श्योर यू आर अवेयर कि हम वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑफ सेंसस। सेंसस जो है वो 2027 में आएगा, आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होके आ जाएगा। और वहां पे हम बहुत सारी डिटेल्स एक्वायर करते हैं, उसको लिस्ट करते हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर डिटेल होती है रिगार्डिंग what are the number of towns, what are the number of cities and what are the number of particular villages in India। कि इंडिया में कितने cities, towns और villages हैं और वो उनकी पॉपुलेशन क्या है, उनकी डेमोग्राफी क्या है, उसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सेट्रा सेक्स स्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ उसके अंदर में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अर्बन पर्टिकुलर होता क्या है, व्हाट इज अर्बन, व्हाट इज रूरल, व्हाट इज अ सिटी, व्हाट इज अ टाउन, इसको कैसे यहां पे जज किया जाएगा उसको लेके क्लैरिफिकेशन है। एंड इट्स नॉट गुड, बहुत सारे ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल ये कह रहा है कि जो पर्टिकुलर डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं सेंसस की वो 2011 वाली डेफिनेशन है और उसके कुछ बहुत सारे फ्लॉज हैं। और इस वजह से कुछ जो पर्टिकुलर टाउन सिटीज की कैटेगरी में आने चाहिए थे वो टाउन रह जाएंगे, और जो विलेजेस या रूरल एरियाज आप टाउन की डेफिनेशन में या हो सकता है सिटीज की डेफिनेशन में फॉल करने चाहिए, बट वो उसमें नहीं आएंगे। और यहाँ पे सिटी, टाउन, इन सब की डेफिनेशंस क्या होती हैं वो आपको एक्सप्लेन है। तो अगेन बिकॉज सेंसस न्यूज में अगर सेंसस का क्वेश्चन आया, सो दिस कैन डेफिनेटली वन ऑफ द क्वेश्चन देयर। तो अर्बन यूनिट को कैसे डिफाइन करा गया, तो कोई जो आपको पहले तो मेन डिफरेंशिएशन या तो अर्बन है या रूरल है। व्हाट इज अर्बन, अर्बन इज ईदर अ स्टैट्यूटरी टाउन और अ सेंसस टाउन। तो अर्बन आपका माना जाएगा अगर आप एक स्टैट्यूटरी टाउन हो या सेंसस टाउन हो, ठीक है। तो अगर आपका जो सिटी, आपका जो एरिया है वो स्टैट्यूटरी टाउन में आ जाता है या सेंसस टाउन की डेफिनेशन में कवर होता है तो आप अर्बन माने जाओगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी टाउन क्या होता है, एरियाज फॉर्मली नोटिफाइड एज अर्बन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्न्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज लाइक
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत। तो आप सेंसस की स्टैट्यूटरी टाउन की डेफिनेशन में कब फॉल करोगे? जब आपको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है एज अ पर्टिकुलर अर्बन एरियाज। ओके, तो उसने नोटिफाई कर दिया तो हो। फिर आपको एक लोकल बॉडी गवर्न करने वाली होनी चाहिए, विच कैन बी अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पर्टिकुलर सिटी। ओके, इट इज पॉसिबल कि आपको नोटिफाई नहीं कराए, लेकिन अगर आप सेंसस टाउन की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हो, जो पर्टिकुलर डेफिनेशन सेंसस देता है, 2011 में हमने ये डेफिनेशन यूज करी थी, 27 वाली में भी हम यही यूज करने वाले हैं। तो अगर आप स्टैट्यूटरी टाउन नहीं हो बट ये डेफिनेशन हो जाएगा तो भी आप अर्बन यूनिट कहला सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? अर्बन सेंसस टाउन इज एरियाज नॉट नोटिफाइड बट मीटिंग 3 क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, नॉट अ बिग डील, 5000 इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। एटलीस्ट 75% ऑफ द मेन वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। और आई एम श्योर आप समझ पा रहे होगे क्रिटिसिज्म कहां पे आ रहा है। यहां पे रिक्वायरमेंट है कि जो मेल पर्टिकुलर पर्संस हैं वो आपके 75% मेल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसस टाउन शुड बी वर्किंग इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यानी अगर आपके वहां पे 30% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, तो आप सेंसस टाउन की डेफिनेशन में नहीं आओगे, सिर्फ मेल। और पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर का अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी चेक करूं तो एटलीस्ट 400 पीपल शुड बी लिविंग इन दैट पर्टिकुलर, यानी इतना डेंसिटी होना चाहिए। तो अगर आप ये तीनों रिक्वायरमेंट फुल करते हो तो आप सेंसस टाउन हो जाओगे। सो ऑल्दो यू आर नॉट अ स्टैट्यूटरी टाउन, यू आर अ सेंसस टाउन, तो इसलिए आप अर्बन हो जाओगे। ओके, अब यहां पे लिमिटेशंस क्या है इस डेफिनेशन की? तो एक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे अभी भी हम मेल के हिसाब से, मेल की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब पे एक टाउन को, एक सिटी को जज कर रहे हैं। दूसरा, बाइनरी क्लासिफिकेशन है अर्बन या रूरल का, यानी कि जो सेमी अर्बन या सेमी रूरल हैं, जो ट्रांजिशन हो रहे हैं एंड वेरी सुन दे माइट ट्रांजिशन, उनको या तो आप अर्बन में डाल पाओगे या रूरल में। और इतना स्ट्रिक्ट आपने क्राइटेरिया बना रखा है, तो इस वजह से जो पर्टिकुलर एरियाज डिजर्विंग है उनको आप अर्बन एरियाज में काउंट नहीं कर रहे हो, जिससे उनकी प्लानिंग, जिससे उनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, वो सब आपका हैम्पर होता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि मेरे पर्टिकुलर जो सेंसस टाउन्स हैं वो आज भी रूरल गवर्नेंस को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, अंडर काउंटिंग हो रही है। एज पर वन एस्टिमेट अभी करंटली वी से कि अराउंड 31% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, बट एज पर अ स्टडी अगर ये सेंसस टाउन की डेफिनेशन हम प्रॉपर कर दें तो उस हिसाब से अराउंड 57% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो 75% वाला फॉर्मूला, इट इज आउटडेटेड बिकॉज फीमेल्स और आपकी जो विमेन है, दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो देयर शुड बी अ मिक्स क्राइटेरिया टू फाइंड आउट टू बेसिकली कंसिडर अ सेंसस टाउन। तो दिस इज रिगार्डिंग योर अर्बन इन सेंसस। नेक्स्ट पे आते हैं, आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस डिप्स 11% इन जुलाई टू $2,452.93 मिलियन। यानी कि रेमिटेंस होता है जो पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक इंडिविजुअल सेंड करता है। तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस मतलब कि इंडियंस अब्रॉड में पैसा भेज रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं या किसी पर्पस के लिए भेज रहे हैं। देयर इज अ रिडक्शन, देयर इज अ डिप इन दिस इन आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर द एलआरएस स्कीम। तो ये एलआरएस स्कीम क्या है? व्हाट आर आउटवर्ड रेमिटेंसेस, व्हाट आर इनवर्ड रेमिटेंसेस, which country is the largest recipient of remittances, which particular regions are there जहां पे हमारा रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा आता है, सोर्स कहां से रेमिटेंसेस का, तो वो सारे पॉइंट्स हम देख लेंगे। ओके, तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम जो है ये आरबीआई की स्कीम है। रिमेंबर, जहां पर भी पैसे की बात आएगा वहां पे आरबीआई एंटर कर जाएगा। तो चाहे इंडियन पैसा हो, चाहे फॉरेन पैसा हो, इंडियन पैसा फॉरेन जाए, फॉरेन पैसा इंडिया है, सब जगह आरबीआई आपका रेगुलेट करेगा। तो आरबीआई ने एलआरएस स्कीम बनाई थी 2004 के अंदर में, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एलआर स्कीम आई 2004 में। इनिशियली द लिमिट वॉज कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्सन 25,000 रुपीज फॉरेन कंट्री में भेज सकता है। किन पर्पस के लिए बेचेगा वो भी डिफाइंड है। हाउएवर, अब ये जो लिमिट है इसको 10 टाइम्स कर दिया गया है, इट इज नाउ 250,000। अब यहां पे आप पर्टिकुलर डॉलर्स आपके पर फाइनेंशियल ईयर आप फॉरेन कंट्री में सेंड कर सकते हो। किस किस पर्पस के लिए? फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग फॉर अ प्राइवेट विजिट, तो लेट्स से आप टूरिज्म पर्पस के लिए, आप गिफ्ट करना चाहते हो किसी को, लेट्स से इट कैन बी योर रिलेटिव, इट कैन बी अ बॉडी आल्सो, और डोनेट करना चाहते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्सन को, वो भी कर सकते हो। स्टडीज एंड एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो आपका जो वार्ड है, आपका जो चाइल्ड है, उसके लिए आप भेज सकते हो। एम्प्लॉयमेंट और एमिग्रेशन पर्पस के लिए, इफ यू आर
यू आर माइग्रेटिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री या यू आर गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट वहां पे, तो उन सब के लिए भी आप इतना पैसा भेज सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, कोई क्लोज रिलेटिव के लिए आप वहां पे भेज सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एंड इवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी एंड डेट। तो इन्वेस्ट करने के लिए भी आप पैसा, इतना पैसा 2,50,000 यूएस डॉलर या 250,000 100,000 आप वहां पे पर फाइनेंशियल ईयर में भेज सकते हो। तो दिस इज द एलआरएस स्कीम। तो यहां पे हुआ यह है कि आपके जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज हैं उसमें लास्ट ईयर की जुलाई से कंपेयर करें तो देयर इज अ डिप, और 11% का डिप है। लास्ट ईयर जितना भी था अब सिर्फ 2,452 मिलियन गया है, विच मीन्स कि possibly because of the restriction placed on H1B visa, because majority जो पैसा है वो यूएस ही जा रहा था इंडिया का, और पैसा आता भी यूएस से सबसे ज्यादा वैसे, और अब बिकॉज वहां पे हमारा इतना ट्रैवल नहीं हो रहा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली रेमिटेंसेस अपने आप कम होने ही थे। इनवर्ड रेमिटेंसेस की बात करा जाए तो इंडिया का इनवर्ड रेमिटेंसेस बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर का, पूरे साल का देखते हैं तो लास्ट ईयर से 14% का इंक्रीमेंट इस साल में हुआ है। टॉप सोर्स कंट्रीज कौन सी है, तो टॉप सोर्स है आपका यूएस से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में आता है रेमिटेंसेस के फॉर्म में। देन यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है। लेकिन अगर वर्ल्ड ओवर देखा जाए सबसे ज्यादा पैसा कहां आता है तो नंबर 1 पे इंडिया आ जाएगा। तो यस, रेमिटेंसेस के नंबर नाम में सबसे ऊपर आज भी इंडिया ही, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया ही रिसीव करता है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। नेक्स्ट पे आते हैं, आफ्टर 6 डेकेड्स अ सीरियन हेड ऑफ स्टेट एड्रेसेस यूएनजीए। तो यूएन जनरल असेंबली का आपका सेशन चल रहा है, 80th सेशन चल रहा है। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव बीन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन द न्यूज एनालिसिस। तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, एंड उसी के रिगार्डिंग हम आगे की न्यूज देख रहे हैं। हम 80th सेशन में ऐसा 60 ईयर्स में पहली बार हुआ, आफ्टर 6 डेकेड्स, कि सीरिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो यूएनजीए में एड्रेस कर रहा है। तो करंटली जो सीरिया का लीडर है आपका Ahmad al-Shara is the current leader. Interestingly, at one point of time he was connected with ISIS and Al-Qaeda, but now one's man terrorist is others man revolutionary. तो यहाँ पे आज ये पर्टिकुलर पर्सन जो डेजिग्नेटेड यूनाइटेड नेशंस का टेररिस्ट है, डेजिग्नेटेड यूनाइटेड स्टेट्स का टेररिस्ट है, वो यूएन जनरल असेंबली के अंदर में ऑन बिहाफ ऑफ सीरिया स्पीक कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट में स्पीक कर रहा है जहां पे भी वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो यू कैन सी हियर कि आपका जो पर्टिकुलर मॉरलिटी है वो कितनी जल्दी जल्दी चेंज होती है। नाउ ही हैज बीन एक्सेप्टेड एज द लीडर ऑफ अ सॉवरेन कंट्री। तो यहाँ पे आफ्टर 60 इयर्स सीरिया के हेड ऑफ स्टेट ने यूएनजीए को एड्रेस करा है। सीरिया इज अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और तुर्की। इन 6 कंट्रीज को वो आपका पर्टिकुलरली बॉर्डर करता है, यानी कि बहुत ही पोरस तो क्या, बहुत ही बड़ा बॉर्डर है, और कई कंट्रीज के साथ होता है। तो एक कंट्री के साथ ही डिस्प्यूट हैंडल नहीं होते, यहाँ 5-6 कंट्रीज के साथ बॉर्डर है। कैपिटल इज Damascus, very famous place. हिस्ट्री क्या है? सीरिया was a colony of France till 1946. It became independent in 46. इनिशियली यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कभी डेमोक्रेसी इन्होंने प्रॉपरली देखी नहीं, बट नूरुद्दीन अतासी वॉज प्रेसिडेंट 67। तो लास्ट जो पर्टिकुलर इनका प्रेसिडेंट था जिसने यूएनजीए को यहाँ पे आपका यूएनजीए में आके उसने पर्टिकुलरली कोई एड्रेस दिया है, वो थे नूरुद्दीन अतासी, जिन्होंने 67 में दिया था, जिस साल इजराइल के साथ 6 डे वॉर हुआ था। और उसके बाद में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने आके, सीरिया के हेड ऑफ स्टेट ने आके यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, 6 डे वॉर के बाद, ये पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को डिपोज कर दिया गया था, और उसके बाद जो असाद फैमिली है, इट स्टार्टेड रूलिंग सिंस 1970। अभी जो इससे पहले जस्ट अहमद अल शरा से पहले जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, उनके फादर हफीज अल असद ही बिकेम द प्रेसिडेंट 1970 में, और 1970 से लेके 2000 तक फॉर 30 इयर्स ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। एंड आफ्टर हिम हिज सन बशर अल असद सक्सीडेड हिम इन 2000, एंड 2000 से 2024 तक ही वाज द लीडर ऑफ सीरिया। एंड नाउ इसके बाद में आपका 2011 में सीरियन सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, बट बिकॉज ऑफ रशियन हेल्प, बिकॉज ऑफ ईरान हेल्प, बिकॉज इनको बशर अल असद को ये सपोर्ट कर रहे थे, तो ही वाज एबल टू कंटिन्यू एटलीस्ट टिल
2024, बट 22-23 में जब रशिया यूक्रेन में और ईरान इजराइल पैलेस्टीन में इन्वॉल्व हुआ तो सीरिया डिड नॉट हैड एनी आउटसाइड हेल्प। तो जो सीरियन सिविल वॉर के डिफरेंट प्लेयर्स थे दे वर एबल टू डिपोज नाउ बशर अल असद। तो आफ्टर अराउंड योर 45 ईयर्स, करीब 50 ईयर्स के बाद में आपका सीरिया जो था वो असद फैमिली के रूल से बाहर हो गया और अब अहमद अल शरा वहां के प्रेसिडेंट है। एंड नाउ ही हैज बिकम द फर्स्ट सीरियन हेड ऑफ स्टेट टू एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली आफ्टर 60 years. Okay, so this is regarding him. तो ये मैंने मैप भी ऐड करा है, you can take a screenshot of this map so that it becomes easier for you to know कि कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर टच होता है। एक और चीज यहाँ पे, एक अगर आपको मैप दिख रहा है, इजराइल से बॉर्डर है यहाँ पे, ये इजराइल से बॉर्डर और एक ये रीजन है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये है गोलन हाइट्स। ये सीरिया की टेरिटरी थी और 1967 के वॉर में जब उसके बाद ही असद फैमिली 1970 में आ पाई थी, 67 के 6 डे वॉर के अंदर में इजराइल ने इसको सीरिया से कैप्चर कर लिया था। एंड अहमद अल शरा ही एक्चुअली बिलोंग्स टू गोलन हाइट्स एरिया ओनली। ओके ओके, नेक्स्ट पे आते हैं WTO सेज चाइना डिसीजन टू फॉरगो स्पेशल ट्रीटमेंट एड्स फेयर ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, प्लीज WTO को अच्छे से करना, जीके के लिए भी और लीगल के लिए भी, एंड रीजनिंग में भी इसका पैसेज बन के आ सकता है बिकॉज इसके अंदर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होते हैं। तो WTO के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा आपका एक टॉपिक है विच इज योर SNDT। SND स्टैंड्स फॉर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब देखिए WTO का फॉर्मेशन हुआ था बिकॉज वी वांटेड टू हैव इंटरनेशनल ट्रेड, वी वांटेड टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, बट इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वी वांटेड कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वो भी एक इक्वल फुटिंग पे या इक्विटी के बेसिस पे आपका डेवलप कंट्री के साथ कंपीट कर पाए। बिकॉज डेवलप कंट्रीज डेवलप्ड हैं तो उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा, और यहां पे अगर डेवलप कंट्रीज अपनी पर्टिकुलर बॉर्डर्स को क्लोज रखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज से, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज टू compete विद दीज पर्टिकुलर ग्रुप। इसलिए यहां पे WTO के अंदर में होता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर में डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज आर अलाउड टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, WTO के अंदर में कौन सी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है ये कैसे डिसाइड होता है, ये वो कंट्री खुद डिसाइड करती है। ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि WTO के अनलाइक योर वर्ल्ड बैंक जहां पे इनकम के बेसिस पे आप हाई इनकम, मिडिल इनकम या लोअर इनकम बनते हो, WTO के अंदर में आप एक डेवलपिंग कंट्री हो ये आप सेल्फ डिक्लेयर करते हो। एंड चाइना ने अब तक अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री डिक्लेयर कर रखा था। उससे इश्यू क्या था, अगर आप डेवलपिंग कंट्री हो तो यू आर एलिजिबल फॉर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। एंड व्हाट इज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट? इट बेसिकली मींस कि WTO के जो इक्वल आपके नेशनल प्रिंसिपल आपको लगाने होते हैं, बेसिकली कि आपको हर कंट्री के साथ सेम आपका एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी रखना पड़ेगा। उसका टाइमलाइन आपके लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, आपको कुछ पर्टिकुलर सब्सिडीज देना अलाउड होता है, आपको डेवलप कंट्रीज प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया का यूएस में जाएगा तो अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो उसके ऊपर पे जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा वो बाकी सब कंट्री से एज कंपेयर टू डेवलप कंट्री यूरोप से उस पे कम लगेगा। तो यहां पे टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को बेटर करने के लिए यहां पे ये सब आपके प्रोविजंस अलाउ होते हैं, और ये ट्रेड बेनिफिट्स प्रोटेक्शन ये सब भी अलाउ करता है जो डेवलप कंट्रीज को अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंटली SNDT इज सेल्फ डिक्लेयर्ड, मतलब स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन पे ही मिलता है। जब आप कहते हो कि आई एम अ डेवलपिंग कंट्री एंड यू वांट SNDT तो ही आपको मिलता है। एंड नाउ चाइना हैज डिसाइडेड, ऑल्दो इसको आज से 10 साल पहले कर देना चाहिए था, नाउ चाइना decided to call itself that it is not going to be a developing country, which means it might not declare itself to be developed country, but it is going to say that I am not going to take benefit of SNDT, which means जो WTO के पूरे नॉर्म्स हैं उनको वो प्रॉपरली अप्लाई करेगा। लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड होते हैं, प्रेफरेंशियल एक्शन मिल जाता है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है SNDT के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखते हैं। आई वुड नॉट लीव, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो लीव नहीं करी जाती है हमारे यहाँ पे। इंडियन एक्सप्रेस की भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हिंदू में नहीं कवर हुई वो यहाँ कर रहे हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो आपका एक्स है। डू यू नो एक्स क्या है, कौन इसको ओन करता है और एक्स का नाम पहले क्या था? तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स, ठीक है, एलॉन मस्क तो यहाँ दिया हुआ है, तो एक्स का प्रीवियस नेम क्या था ये बता दीजिए आप। ये एक सोशल मीडिया है तो इसका प्रीवियस नेम क्या था एक्स का, तो ये यू टेल मी।
नाउ एलॉन मस्क ओन्स दिस पर्टिकुलर ग्रुप जो है। तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक पोर्टल है सहयोग पोर्टल। अब ये सहयोग पोर्टल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। और अगर सोशल मीडिया के ऊपर पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कंटेंट है जो अदरवाइज डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी स्पेसिफिकली अगेंस्ट वुमेन है, या फिर वो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करता है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करता है, या फिर जो 19 क्लॉज 2 के अंदर में सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डेफेमेशन हो गया आपका, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, मॉरलिटी हो गया, कुछ भी ऐसा कंटेंट जो इन प्रोविजंस को वायलेट करता है, ऐसे पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करने के लिए आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर्स पास कर सकता है। तो वो आपके कंटेंट को, आपके इस कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है और उस कंटेंट को टेक डाउन का ऑर्डर भी पास कर सकता है। तो एक्स जहां पे ऐसा बहुत टाइप का, हर टाइप का कंटेंट अपलोड होता है, इसने इस चीज को क्वेश्चन करा था, स्टेटिंग कि ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हमें सेंसर करने की कोशिश कर रहा है, एक सेंसरशिप की रजीम सेटअप करना चाहता है। और इससे भी क्या हो रहा है, चिलिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है कि लोग आपके ना तो लगाएंगे, और जैसे ही कोई पर्टिकुलर कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा, जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट जैसे एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, दे वुड ऑटोमेटिकली जस्ट टेक इट डाउन, बिकॉज दे नो कि अगर उन्हें बिजनेस करना है तो उनको गवर्नमेंट के नॉर्म्स से करना पड़ेगा। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है, ये आईटी एक्ट को वायलेट करता है, और वेरी स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का जो श्रेया सिंगल जजमेंट है उसको वायलेट करता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर आपका केस कर्नाटका हाई कोर्ट में चल रहा था, एंड दे वांटेड कि ये जो सहयोग आपका गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है टू टेक डाउन द कंटेंट एंड इट रिक्वायर्स कि जितने भी सोशल मीडिया के एम्प्लॉइज हैं कंपनीज के, दे शुड रजिस्टर ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल। तो यहां पे ये पर्टिकुलर चीज चैलेंज करी थी कि इट इज समहाउ ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंसरशिप रजीम। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्स के प्ली को रिजेक्ट कर दिया है, और यहां से हमें सोशल मीडिया के अंदर में क्या 3 रेड लाइंस है, कहां कहां पे जाके आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड होता है उसका कुछ आइडिया लगता है। पहली चीज, नीड फॉर रेगुलेशन। यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि जो सोशल मीडिया इट कैन नॉट बी अनरेगुलेटेड, और रेगुलेट करने से अगर हम रीजनेबली करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट नहीं होता है। इट कैन नॉट बी लेफ्ट इन एनार्किक फ्रीडम, रेगुलेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मिसयूज, स्पेशल एम्फेसिस ऑन रेगुलेटिंग कंटेंट रिलेटेड टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, प्रोटेक्टिंग सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिग्निटी। तो ये प्रोटेक्ट करना है। सॉवरेन नेशन, हर सॉवरेन नेशन इंक्लूडिंग इंडिया हैज द राइट टू रेगुलेट सोशल मीडिया। तो यहां पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हो। व्हाट इज द लॉ ऑफ द लैंड? तो ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इंडिया में सर्विस दे रहा है तो वो अमेरिकन नॉर्म्स फॉलो करेगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इंडियन नॉर्म्स डिफरेंट हो, और जो भी पर्टिकुलर एजेंसी आउटसाइड कंपनी इंडिया में ऑपरेशंस कर रही है, इट हैज टू फॉलो इंडियन पर्टिकुलर लॉ, इंडियन लॉ ऑफ द लैंड यहां पे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक लीगल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां कवर हो रहा है। फाइनली श्रेया सिंगल का जो केस है, जिसके अंदर में आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन करा था कि कोई भी कंटेंट टेक डाउन कैन ओनली बी बाय अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट। आपके हाई कोर्ट ने बोला है कि अभी आपके आईटी एक्ट इसके बाद चेंज हो चुके हैं, उसके बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो अब हमें नए रूल्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए, और श्रेया सिंगल का प्रेसिडेंट यहां अप्लाई नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली श्रेया सिंगल का जो पर्टिकुलर जजमेंट है उसको यहां पे लिमिट कर दिया गया है बाय स्टेटिंग कि जो नए रूल्स हैं उसके अंडर में भी आप यहां पे सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकते हो। ओके, अब हम 1 और 2 आपके यहां पे जो वन लाइनर्स होते हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो वन लाइनर क्या है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने इन आपके आईएएफ के साथ में एक पर्टिकुलर डील साइन करी है, जिसके अंदर में दे हैव डिसाइडेड कि 97 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑब्वियसली आपके तेजस मार्क 1A जो है आपका, जो बहुत एडवांस है, थोड़ा एडवांस हो चुका है अब ये, इसकी डील करी गई है फॉर 62,370 करोड़। और ये पर्टिकुलर डील करी है HAL, जो ये आपके प्लेन्स बनाता है, फाइटर जेट, और इंडियन एयरफोर्स ने। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वेरी सून ये डिलीवरीज करनी स्टार्ट कर दी जाएगी, अगले 2 से 3 साल के अंदर में। डिलीवरीज विल बिगिन इन 27-28, यानी 3 साल के बाद से ये पर्टिकुलर 97 तेजस जो है ये HAL डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा टू योर इंडियन एयरफोर्स। ओके, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी याद रख लेना। एक और वन लाइनर आपके लिए है जो स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत बार हम एलेट में
इन चीजों को मिस कर जाते हैं लोग, तो यहां पे वो चीज मिस नहीं करेंगे हम यहां पे जो स्पोर्ट्स वाली न्यूज होती है, स्पेसिफिकली वन लाइनर्स जो आपके क्लैट और एलेट और किसी और लॉ इंटरेस्ट में आ सकती है, उसको भी कवर कर रहे हैं। तो आपका एक राइडर कप होता है, तो एक क्वेश्चन सीधे सीधे जो आते हैं वो ये है, राइडर कप जो है, बिकॉज बहुतों को नहीं पता होगा ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से डील करता है। तो राइडर कप इज अ बाइनियल गोल्फ कॉम्पिटिशन, ये गोल्फ का कॉम्पिटिशन है एंड इंटरेस्टिंगली इसमें प्लेयर्स तो पार्टिसिपेट करते हैं बट वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं करते हैं जैसा यूजुअली गोल्फ में होता है, वो यहां एज अ टीम प्ले करते हैं। और यहां पे दो टीम्स खेलती हैं, एक तो टीम यूएसए है और एक टीम यूरोप है, ठीक है। रिसेंट अगर हम रिकॉर्ड देखें तो यूरोप हैज डोमिनेट रिसेंटली, पिछले 11 में से 8 जो राइडर कप्स हुए हैं वो आपके इन्होंने ही जीते हैं। दूसरा इसमें ये देखा गया है कि जो होस्ट कंट्री होती है, अगर यूरोप है तो यूरोप को यहाँ पे एडवांटेज मिलता है और यूएसए है तो वहां पे एडवांटेज मिलता है। तो जहां पे मैच हो रहा होता है उस पर्टिकुलर कंट्री के जीतने का, उस टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लास्ट एडिशन रोम में हुआ था जो यूरोप में जीता था, इस साल का जो एडिशन है वो आपका न्यूयॉर्क में कंडक्ट होने वाला है एंड लेट्स सी इस बार का कौन इसको विन करता है। द 45 राइडर कप विल बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क। ओके तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे वन लाइनर्स और आपके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज आर्टिकल्स। आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल हो। इन केस आपके और कोई सजेशन है प्लीज लेट अस नो, तो हम उनको भी अगली क्लासेस में इंप्लीमेंट करेंगे। विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।